3.6 है explain the circumstance in which of the following in which the velocity and acceleration of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular to one another. Velocity is zero but acceleration is not zero. Acceleration is zero but velocity is not zero. इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कुछ सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करना है कि किस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, किस टाइम पे एंटी पैरेलल होंगे, किस टाइम पे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, और कब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल के लिए। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल व्हेन अ कार इज इंक्रीजिंग एंड इट्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसका ये मतलब है कि जिस टाइम पे, याद रखिएगा, कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही हो और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो उस टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सिमिलरली जिस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो डिक्रीज हो रही हो इन अ स्ट्रेट लाइन, जब आप ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं जी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होती है जी, और जो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड द रेडियस होती है, टूवर्ड द रेडियस होती है जी। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसका वो ये गिवन है जी कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, वेलोसिटी ज़ीरो बट ए इज़ नॉट ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि व्हेन अ कार इज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जब किसी गाड़ी को आप स्टार्ट करते हो बिल्कुल रेस्ट से, तो उस टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, याद रखिएगा, वो ज़ीरो हो जाती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। या फिर इसके आंसर में आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार बिकम जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। जब आप गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाती है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन होता है जी वो जीरो नहीं होता। और आखिरी पॉइंट है कि ए जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो हम लोग ये कहते हैं जी कि जिस टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, तो उस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, ज़ीरो होगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। 3.7 क्वेश्चन है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होता है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और वो हमारे पास रिमेन ज़ीरो ही रहेगा। और ज़ीरो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, वो चेंज तो नहीं हो रहा। तो इसका ये मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, दैट इज ज़ीरो। सो यस, द स्टेटमेंट is true because when a body moves with constant velocity its acceleration is zero and remain constantly zero during the motion, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके दरम्यान के कुछ क्वेश्चन है जी 3.8, 3.9, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी वीडियोस हमें पिछले अवेलेबल हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 3.10 डिस्कस करने लगा हूँ। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन थॉट द सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हमें ये बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और आप हमें ये बताएं जी कि बहुत सारे ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर हमारा सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, वहाँ पर भी हम लोग इस लॉ को यूज़फुल कर रहे होते हैं जी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। इसके अकॉर्डिंग ये है जी कि टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहता है। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जी, कि हम लोग कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे देते हैं। तीसरा पॉइंट है जी कि हमारे पास बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिस्टम आइसोलेटेड तो नहीं होता, वहाँ पर भी आप लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को चला रहे होते हैं। तो कैसे? तो हम कहते हैं जी कि बिल्कुल ऐसा वर्किंग होती है। हम लोग बता चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो जिस टाइम हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज होती हैं, जो बॉडीज के अंदर इंटरनल फोर्सेज होती हैं, वो अगर
काफ़ी ग्रेटर हो जाए हैज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फोर्सेस से, तो उस टाइम पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि रियल में वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो बिहेव कर जाता है एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल के तौर पर रॉकेट प्रोपल्शन, फायरिंग ऑफ बुलेट, एक्सप्लोजन ऑफ फोर्सेस आर द एग्जांपल्स ऑफ सच केसेस। तो इसके आंसर में हम लोग ये लिख सकते हैं जी कि द लॉ इज यूजफुल इवन व्हेन द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, when internal forces of bodies on each other are much larger than the external forces. External forces are ignored and system is considered to be an isolated. अगेन जी 3.11 और 3.12 भी हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी पीछे अवेलेबल है, आप वो वीडियोस वहाँ से दोबारा फिर सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.13 शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर का जी कि एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। कहता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम होती है और किन पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल की स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। तो हम कहते हैं जी कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, जहाँ से आप लोग अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे होते हो, वहाँ पर और जहाँ पर जाकर ये स्ट्राइक कर रहा होता है, हिट कर रहा होता है, उस पॉइंट के ऊपर याद रखिएगा जो प्रोजेक्टाइल है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। और जब प्रोजेक्टाइल हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर जो इसकी स्पीड है वो मिनिमम हो जाती है। So the projectile has maximum speed at the point of projection just before reaching the ground and just before reaching the ground, मतलब striking point. Its minimum speed at the highest point because the velocity speed of projectile changes due to its velocity vertical component VFY. वहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाता है VFY जो होता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है जी। VFY is minimum at the highest point. VFY has maximum magnitude at the point of projection and just before reaching the ground, मतलब स्ट्राइकिंग द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आपके प्रोजेक्टाइल ने जाकर स्ट्राइक करना होता है।